साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं हमारा चैनल। जैसे कि हर बार हम नई खबर आपके पास लेकर आते हैं। आज एक विशेष खबर है कि बाबा साहब ने एक धम्म क्रांति की थी। उस धम्म क्रांति में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान था। उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक धम्म परिषद महिलाओं की स्पेशल आयोजित की थी। उसमें हजारों महिलाएं आई थी। उसी तरह की एक परिषद, धम्म परिषद नागपुर में होने जा रही है। वह क्या है, उसके विषय क्या है, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ में जो मैडम है, सबसे पहले लेते हैं उनका परिचय। तो मैडम, आपका परिचय बताएं। हॅलो, माझं नाव मृणाल माधुरी मिलिंद दुपटे आहे। मेरा नाम मृणाल माधुरी मिलिंद दुपटे है। मैं लेक्चरर, एकेडमिक एडवाइजर हूँ यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। मैं एडिटर और फाउंडर भी हूँ द धम्मा रेनेसेंस की। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आपका ये जो नागपुर में धम्म परिषद लगाने के पीछे क्या मकसद है? तो सबसे पहले नागपुर एक क्रांति का शहर है, यानी बुद्धकालीन भी नागपुर में कुछ एविडेंसेस हमको मिलते हैं। और बाबा साहब ने जब ये धर्मांतर किया तभी भी वहाँ पे अनेक महिलाएं आई। उसके पहले भी एक महिलाओं का परिषद यहाँ पे हुई थी। और उसके बाद यहाँ पे एक मेन रीजन यही है कि क्रांति की जगह होने के कारण हमको ऐसा लगता है कि अभी एक विमेन यानी स्त्रीवाद क्रांति भी यहाँ से होनी चाहिए और यहाँ पे होनी चाहिए। और इसीलिए हमने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट वुमेन कॉन्फ्रेंस यहाँ पे करने का आयोजित किया। महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरह से जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है नागपुर में, उसमें जो आपने प्रेस नोट दिए है, उसमें विषय रखे गए हैं। वो विषय रखने के पीछे क्या मकसद है, जिस तरह के उसमें विषय रखे गए? तो हमने 4 टॉपिक्स रखे हैं। पहले पैनल में हमने बुद्धकालीन महिलाओं की स्थिति क्या थी, यानी थेरीज का क्या, थेरी ने क्या क्या किया, यानी सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं लेकिन सामाजिक लेवल पे उनका क्या योगदान है। वहां से लेके उसके बाद जब हम संघ का निर्माण हुआ, तब संघ के निर्माण के बाद थेरियों का क्या हुआ, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद थेरियों का क्या हुआ। हमें डायरेक्ट हमको इतिहास मिलता है संघमित्रा का, जो अशोका की पुत्री थी। लेकिन अशोका की पुत्री को किसने भिक्खुनी बनाया, उनका इतिहास नहीं है। वो अशोका की पुत्री संघमित्रा जब श्रीलंका गई तब उनके साथ और स्त्रियां गई थी श्रीलंका, और भिक्खुनी कहते श्रीलंका। लेकिन वो कौन भिक्खुनी थे उनका हमको इतिहास नहीं पता। यानी कहाँ तो भी हमको ऐसा लगता है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर में एक गैप है, बुद्धिस्ट फेमिनिस्ट लिटरेचर में एक गैप है। और वो गैप को फिल करने के लिए हमारा पैनल 2 है, जहां पे हम ये देख रहे हैं कि बुद्ध के बाद, संघ के बाद महिलाएं कहाँ कहाँ गई, अलग देशों में जाके उन्होंने क्या क्या काम किया। और सिर्फ बुद्ध के लिए या फिर सिर्फ बुद्धिज्म के लिए काम नहीं, लेकिन फिर वो देश के समाज के लिए क्या काम किया, वो देश के लिए क्या काम किया। उसके बाद पैनल 3 में हम मॉडर्न सोसाइटी के यहाँ आते हैं, यानी बाबा साहेब के जो काम है उसमें महिलाओं का क्या योगदान था, उसमें महिलाओं ने कैसे बाकी परिषदों में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। और लास्ट में हम पैनल 4 में एक राउंड टेबल रखने वाले हैं, जहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम्स के यानी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के महिला आएंगे और हम उनके साथ चर्चा करेंगे। तो हमारे पास सीनियर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, हमारे पास स्टूडेंट एक्टिविस्ट है, हमारे पास फाउंडर्स है, जर्नलिस्ट है। ऐसे कई डिफरेंट क्षेत्रों में जो काम करते हैं वो महिलाएं आएंगे और हम उनके साथ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। उसका एक ही मोटो है कि आप बुद्धिज्म को कैसे फॉलो करते हैं अपने प्रोफेशन में, और आगे जाके हमने बुद्धिज्म को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। और हमने सारी महिलाओं ने एक साथ जुड़कर बुद्धिज्म को आगे इंडिया में नेशनली और इंटरनेशनली कैसे लेके जाना चाहिए, वो सब उद्देश्य से हमने ये कॉन्फ्रेंस और ये सारे टॉपिक्स रखे हैं। मैडम, आपका उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरह से भारत में बुद्धिज्म का लॉस हो रहा है, जो बुद्ध विहार बनाए गए हैं, वो बुद्ध विहार में केवल त्रिशरण पंचशील के सिवा कुछ नहीं होता। वो प्रचार के केंद्र थे। आप यूके में रह रही है और भारत की दशा बहुत खराब स्थिति में है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कहीं भारत से 10 साल में बुद्ध खत्म ना हो। इस पर आपकी क्या राय है? मुझे नहीं लगता भारत में बुद्ध खत्म होंगे, क्योंकि पहली बार आपका बराबर है कि मोस्टली जो विहार है वहाँ पे वंदना त्रिशरण बोला जाता है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ बुजुर्ग लोग होते हैं। यंग जनरेशन बुद्ध को मानता ही नहीं, ऐसा लग रहा है। करेक्ट। लेकिन एक हम ये भी पॉइंट देखेंगे कि बहुत सारे विहारों में लाइब्रेरीज ओपन है,
बहुत सारे विहारों में ऑल्दो वो मे बी बुद्धिज्म नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन उस हिसाब से वो विहार जाते हैं, उनके कान में कुछ ना कुछ उनके वर्सेस आते हैं। सेकेंडली, अभी थोड़े से हमको लगता है कि कहीं तो भी रिवॉल्यूशन या फिर बुद्धिज्म में चेंजेस आए हैं, क्योंकि ज्यादातर आपने जैसे बोला कि बुजुर्ग लोग जाते हैं और यंग जनरेशन जाती नहीं है, लेकिन यंग जनरेशन और दूसरी जगह पढ़ रही है बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म के लिटरेचर को और खोज करने का ट्राई करी। अभी मैं भी पीएचडी बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स में कर रही हूँ, जो बहुत नया विषय है, लेकिन अर्थशास्त्र में बुद्धिज्म का क्या योगदान है, या फिर बुद्धिज्म अर्थशास्त्र हम और दूसरे देशों में कैसे ले जा सकते हैं। और ऐसे कई मेरे जैसे ही यूथ्स हैं जो ये सब क्वेश्चन आंसर्स और ये सब रिसर्च कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब रिसर्च होगा, ये भारत को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। वाकई आपकी जो सोच है वो वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन हम जो घूमते हैं और जानकारी लेते हैं उसके हिसाब से जो यंग जनरेशन है वो कहीं ना कहीं दूसरी ओर जा रहा है, ऐसे हमें लगता है। आप यूके से है, अच्छी जानकारी दी। तो साथियों, मैडम ने जो जानकारी दी है उसके बारे में आपकी राय क्या है? हम देश दुनिया में घूमते हैं, पूरे भारत में घूमते हैं, उसी तरह से जो बुद्धिज्म की जानकारी है हमारे पास में जो है कि आने वाले समय में नेक्स्ट जनरेशन में बुद्धिज्म जाना चाहिए, वो जाते हुए नहीं दिख रहा है। और जिस तरह से जो ओल्ड जनरेशन है वो बुद्धिज्म के बारे में चर्चा करते हुए दिखती है। बुद्ध विहार प्रचार का केंद्र होना चाहिए, बाबा साहब ने कहा था। हर संडे को बौद्ध धर्म के लोगों ने वहां जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।